Hello students, today we are going to discuss an important electrical device known as transformer. There are two important devices in unit number 4 class 12 physics. One is transformer, another is AC generator. Today we are going to discuss the transformer. Basically what is it? It is an electrical device used to vary the value of AC voltage. Vary का मीनिंग हुआ कि AC वोल्टेज की वैल्यू को कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो वहाँ हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है. एज देयर आर टू ऑप्शन, फर्स्ट टू इंक्रीज, सेकंड टू डिक्रीज. सो ट्रांसफार्मर आर ऑफ टू टाइप, वन विच इज यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज, अनदर वन विच इज यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज. सो जो AC वोल्टेज को इंक्रीज करने में यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो AC वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और क्या डिफरेंस है उनके बारे में वो हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें. तो पहले हम क्यों ना इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लें. तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर दो कोइल्स होती हैं. जहाँ दो कोइल्स आ जाती हैं वहाँ हमारा मेनली जो प्रिंसिपल चलता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का चलता है. एक कोइल के साथ हम AC सोर्स लगाते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. जो दूसरी कॉइल के अंदर जो उसके पास में है लेकिन कनेक्शन में नहीं है उसके अंदर भी वो एक इंडक्शन का फिनोमिना पैदा करके एक इंड्यूस EMF पैदा कर देती है, और इस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर. तो पहले हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिख लीजिए देखिए प्रिंसिपल. It works on the principle of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है. दैट इज whenever amount of magnetic field, that is whenever amount of magnetic flux जो लिंक है किसी के साथ, लिंक विद द कॉइल चेंजेस, लिंक विद अ कॉइल चेंजेस. तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाती है नेबरिंग कॉइल में, एंड EMF इज इंड्यूस इन नेबर्स कॉइल. ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. कंस्ट्रक्शन देख लीजिए. हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक आयरन कोर हमने लिया. ये आयरन कोर है जो रेक्टेंगुलर शेप का है हमारे पास. इसकी इन दो फेसेस पर, आमने सामने वाले दो फेसेस पे हमने दो कॉइल्स को रैप किया, इंसुलेटेड कॉइल्स. आप ये कह सकते हो जो लैमिनेट की गई है कॉपर, जिनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है. तो हम ये लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर जो वाउंड की गई है सेम आयरन कोर पर. जो कॉइल इनपुट के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि ये इनपुट के साथ कनेक्टेड है, ये AC सोर्स है, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल. ये टर्मिनल P1, ये P2, वैसे नाम दे दो P. जितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए उनको हमने नाम दिया NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. ये आ जाता है आपके पास. और जो सोर्स यहाँ से लिया है आपने वो आ गया EP, यानी कि EMF जो आपने दी है. जो दूसरे एंड पे जहाँ पर आपको आउटपुट लेनी है वहाँ जो कॉइल लपेटी गई है उसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल. यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स NS, ये S1 और ये S2, एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है कंट्रोलिंग के लिए. ये आ गया R आपके पास. यहाँ जो वोल्टेज आप लोगे उसको आउटपुट हम बोल देते हैं, ये आउटपुट. यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम लिए गए हैं, वहाँ ज़्यादा लिए गए हैं. इसके पीछे एक रीज़न है. ये हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वैल्यू बढ़ा के देगा. इसी से पता लगेगा. देखिए
अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो वोल्टेज बढ़ने वाली है, तो वो स्टेप अप कहलाता है। अगर प्राइमरी में कॉइल्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कॉइल कम है, तो वोल्टेज घटने वाली है, उसे स्टेप डाउन कहते हैं। ये भी एक डिफरेंस है स्टेप अप में और स्टेप डाउन में। एक चीज़ जो आपको कंस्ट्रक्शन में याद रखनी है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू कॉइल्स डायरेक्टली। इन दो कॉइल्स में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इंसुलेटेड है सारी, ऊपर से रबड़ या लेमिनेशन हो रखी है और आयरन कोर के ऊपर इनको जो है वो रैप किया गया है। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, यहाँ पर कॉपर वायर है, कंडक्टर है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस फिर 0 हो जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की और वर्किंग की। थ्योरी कैसे करता है और इसका वर्किंग कैसे है। तो देखिए, लेट वर्किंग की हम बात करें, लेट NS and NP are the number of turns in secondary and primary coil। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स हमने बता दिए, ये है हमारे पास। व्हेन AC वोल्टेज EP, व्हेन EP वोल्टेज आप बोल सकते हो is applied on प्राइमरी कॉइल। जब यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई की तो इस कॉइल में जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो हम ये बोल सकते हैं एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की तो एक करंट यहाँ पर अल्टरनेटिंग शुरू हो गया। AC सोर्स है तो अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का, उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर पैदा हो गया। उस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक अल्टरनेटिंग EMF यहाँ पर इंड्यूस हो गई। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन EP वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल एंड alternating current is set up in primary coil which further set up an alternating magnetic flux in it, and due to this an EMF induced in secondary coil, और एक EMF जो है वो सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास थ्योरी है इसकी। अब देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड EMF होगी फर्स्ट में जो होगी EF वो किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ d∅dt था, लेकिन नंबर ऑफ टर्न के लिए NS लग जाता है d∅dt, और सेकेंडरी के लिए क्या होगी EP माइनस, सॉरी सेकेंडरी के लिए था, प्राइमरी के लिए उसका फॉर्मूला ये होगा आपके पास, देख लीजिए। प्राइमरी और इंड्यूस सेकेंडरी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलेज है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे बताता है कि इसमें जो इंड्यूस EMF है उसका फॉर्मूला ये, और इसमें जो इंड्यूस हुई होगी उसका फॉर्मूला ये होगा। क्यों ना हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देन ES = EP, ये आ जाएगा आपके पास NS = NP, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको आप K भी बोल देते हो, यही ट्रांसफार्मर का फाइनल रिलेशन है। K को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो या फिर इसको टर्न रेशियो भी बोला जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो, क्योंकि इस K की वजह से आप ये बता सकते हो कि गिवन ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। क्यों? स्टेप डाउन के लिए K की वैल्यू लेस देन 1 होती है, स्टेप डाउन अगर होगा
तो K की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर ये स्टेप अप होगा तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेस देन 1 का मीनिंग है NS इज ग्रेटर देन NP, सॉरी NS इज लोअर देन NP, और यहाँ पर NS इज ग्रेटर देन NP। यहाँ K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर। फर्दर कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ, जैसे अगर आपको ये बोल दे कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आपको याद रखना है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर कोई लॉस नहीं होता पावर का, और जो पावर का एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, तो इसका मीनिंग है जितनी आउटपुट पावर है उतनी ही कितनी होगी, इनपुट पावर होगी। आउटपुट पावर P इज इक्वल्स टू VI, पर यहाँ V की जगह E है और आउटपुट है सेकेंडरी पे, तो ES IS EP IP ये होगी इनपुट और आउटपुट। तो अगर रेशो निकालनी है ES बाय EP, ये हो जाएगा IP बाय IS। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। ये ES बाई EP का फॉर्मूला करंट की फॉर्म में, ये ES बाई EP का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। और यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाए कि जो इंडक्शन वाली वोल्टेज है करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई कहे आपको एफिशिएंसी क्या होती है करंट ट्रांसफार्मर की, एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की अगर आपको निकालनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप आउटपुट पावर को डिवाइड कर दो इनपुट पावर से। तो अगर एफिशिएंसी आपको निकालनी है, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं मीटा के साथ। आउटपुट पावर है ES बाय IS, इनपुट पावर है EP बाय IP। ये आपके पास फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का हो जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, लेकिन आइडियल कोई नहीं है। जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी 90 से 99% होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी लॉस होता है। किस वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है, किन किन वजह से? एक तो आपने कॉपर की वायर ली है तो वो 100% कंडक्टर नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस है, वो लॉस हो गया। आपने ये आयरन कोर लिया है, इसमें एडी करंट पैदा होगा, उसकी वजह से लॉस हो गया। आपने जो यहाँ मैग्नेटिक फ्रिक्शन चल रही है, जो फिनोमिना चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही है कॉइल्स में, तो नॉइजिंग इफेक्ट पैदा हो गया। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास एनर्जी लॉस है। एक बात और जो आपको याद रखनी है, ट्रांसफार्मर सिर्फ काम करता है AC के लिए, वो DC के लिए काम नहीं करता। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, वन मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है क्या ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर AC नॉट ओनली फॉर DC। तो ये हमारे पास डिवाइस था ट्रांसफार्मर जो हमने किया। आपने इसको अच्छे से डिवाइस कर लेना है, हेडिंग्स बना के। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन हमने बोली है, आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद थ्योरी एंड वर्किंग आ जाती है आपके पास। और यूज़ की बात करें तो ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसको स्टेबलाइजर में यूज़ किया जाता है। दूसरे भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनमें हम यूज़ करते हैं। वेल्डिंग पर्पज़ में भी हमें इसको यूज़ किया जाता है। तो वो इसके यूज़ है जो आपने लिख लेने हैं।